अ बेकर फ्रॉम गोवा, जो कि ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट है। आज हम इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ कवर करने वाले हैं। तो ऑल द क्वेश्चंस आर हेयर अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न, जिसमें आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सबको पता है, आपके सामने एक एक्सट्रैक्ट आएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको उसको अच्छे से समझने के बाद 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। इस तरह का आपको कुछ एक्सट्रैक्ट आने वाला है एग्जाम में। सो दिस इज द फर्स्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बेकर फ्रॉम गोवा। तो गो थ्रू दिस एक्सट्रैक्ट एंड नोटिस द माइन्यूट डिटेल्स क्विकली। यहाँ तक आपका ये एक्सट्रैक्ट है, ये हमने सीबीएसई क्वेश्चन बैंक से लिया है। तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, द नरेटर सेज दैट द फर्नेसेस वर टाइम टेस्टेड बिकॉज। तो हमें यहाँ पे किसका मीनिंग पता होना चाहिए? टाइम टेस्टेड का। सो द ऑप्शंस आर, first, they had been thoroughly tested each time before being used. No, this is incorrect. B, they had proved the test of time and were working well. टाइम टेस्टेड का मतलब क्या है कि वो जो फर्नेसेस थी, फर्नेसेस मीन्स आग की भट्टी, वो इतने टाइम से लगातार यूज होती आ रही थी और आज भी वो अपनी जगह पर बरकरार हैं। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। सी और डी भी देख लेते हैं। दे हैड बीन टेस्टेड बाय मॉडर्न डे एक्सपर्ट्स। नो, यहाँ पर कोई टेस्टिंग की बात नहीं है। They had the power to withstand inexperienced usage. No. So B is the correct option. Question number 2. Those eaters might have vanished, but the makers are still there. So इस लाइन का मतलब क्या है कि जो लोग भी उस टाइम पर उसको एंजॉय करते थे, गोवा के रहने वाले लोग थे, शायद उसमें से काफ़ी लोग वहाँ से जा चुके हैं, बट जो मेकर्स हैं और जो बेकर्स हैं वो आज भी वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। पिक द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द टोन ऑफ द नरेटर। इस लाइन के अकॉर्डिंग नरेटर की टोन क्या है? तो यहाँ पर हमारे पास 7 वर्ड्स हैं। इलेटेड, नॉस्टैल्जिक, सरकास्टिक, सेलिब्रेटरी, मोरॉस, होपफुल एंड क्रिटिकल। अब इसमें से कुछ वर्ड्स डेफिनेटली ऐसे हैं जिनका आपको मीनिंग नहीं पता। तो यहाँ पर जैसे ही आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको क्या करना है? आपको गेस वर्क करना है। पूरे चैप्टर में एक वर्ड ऐसा है जो बार बार यूज हुआ है। इन 7 में से वो वर्ड कौन सा है? वो वर्ड है नॉस्टैल्जिक। अब जो नॉस्टैल्जिक है वो कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ये आ रहा है 3rd पॉइंट में। यहाँ पर हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, A, B, C, D। इसमें से ये 3rd पॉइंट कहाँ दिया हुआ है? 3rd पॉइंट दिया हुआ है C ऑप्शन में, और C के साथ यहाँ पर इसका कंपेनियन है 4 में क्या दिया है? होपफुल। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C. Question number 3, pick the idiom that brings out the same meaning of reminiscing as used in the passage. पैसेज में वर्ड यूज किया गया है रिमिनिसिंग। रिमिनिसिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी पुरानी बातों को बार बार याद करना। तो इसका मतलब हमें इन ईडियम्स में ढूंढना है। तो फर्स्ट इज ट्रेन ऑफ थॉट। नो। कमिट समथिंग टू मेमोरी। नो। अ ट्रिप डाउन टू मेमोरी लेन। आपकी जो इतनी सारी मेमोरीज हैं उनके थ्रू आप बार बार एक ट्रिप ले रहे हो, बार बार उनसे गुजर रहे हो। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। लास्ट क्या है? जॉग समबडीज मेमोरी। नो, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो राइट ऑप्शन इज C. Question number 4. Why do you think the baker came in with a thud and a jingle? अब वो जो बेकर है वो प्रॉपर इस साउंड के साथ एंट्री क्यों करता था? A. He wanted to make everyone alert and active with his presence. ये थोड़ा सा ठीक है। He wanted to wake up everyone from their slumber and ask them to visit the bakery. No. He was used to make a loud noise as most people responded to just that. No. He wanted to make people aware that he had come around to sell his goodies. This is more appropriate. तो हम फर्स्ट को भी कट कर देंगे। ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है? ऑप्शन नंबर डी, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। इसका मतलब क्या है कि उन भट्टियों में जो आग जल रही थी वो आज भी बुझी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो फर्नेसेस हैं उन्हें आज भी यूज किया जा रहा है। तो इसका मीनिंग हमें इन फॉलोइंग लाइंस में फाइंड आउट करना है। फर्स्ट इज द फर्नेसेस आर स्टिल बीइंग यूज्ड टू बेक द लोव्स ऑफ ब्रेड। यस, दिस इज करेक्ट। The fire is in the process of being reviewed as a replaceable method of heating furnaces. No, the furnaces are very strong and cannot be shifting for use in other areas. No. Last is the fire in the furnaces take a long time to stop burning once lighted. No. So right answer is option number A. Question number 6. When the writer says baking was actually a profitable profession in the old days, he means that
तो इस लाइन से राइटर का मतलब क्या है? बेकिंग इजंट एज पॉपुलर इन गोवा करेंटली, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि बेकिंग आज भी इतनी ही पॉपुलर है गोवा में। बी ऑप्शन, बेकर्स हैव चूजन टू अडॉप्ट अदर प्रोफेशंस, नो, उनके फैमिली बिजनेस जो बेकिंग है वो आज भी कंटिन्यूड है। बेकिंग एज ए जॉब इजंट एज गेनफुल एज इट यूज्ड टू बी, यस दिस इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर राइटर ने क्या बोला है कि बेकिंग ओल्ड डेज में बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल था, उतना प्रॉफिटेबल आज के टाइम में नहीं है। लास्ट क्या है? बेकर्स गुड्स वर ऑफ अ बेटर क्वालिटी इन अर्लियर टाइम्स, नो, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अब हर महीने बेकर जो है अपना सामान बांटने के बाद कलेक्शन करता था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अबाउट द पेमेंट कलेक्शन अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पूरा पैसेज आपने अच्छे से पढ़ा है, तो इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ट्रू है? द बेकर रिसीव्ड पेमेंट ऑन अ डेली बेसिस, डेली बेसिस पर वो पेमेंट नहीं लेता था। द बेकर वॉज पेड फॉर हिज सर्विसेज एट द एंड ऑफ द मंथ, yes this is correct. The baker insisted that customers pay before the month end, no, baker किसी को insist नहीं करता था। The baker choose to receive payment any day of the month, no, this is also wrong. So right option is option number B, the baker was paid for his services at the end of the month. नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि इसी चैप्टर में से हैं, पर मैंने उसका जो पैसेज है वो मेंशन नहीं किया है, पर आपको आते हैं ये सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8, द कबई वॉज अ पिक्यूलियर आउटफिट एज इट वॉज। अब ये कबई जो उस बेकर की एक पर्टिकुलर ड्रेस है, उससे रिलेटेड ऑप्शन हमें ढूंढना है। अ टाइट फिटिंग अपैरल, नो, टू कलरफुल, नो, मेड ऑफ अनसूटेबल मटीरियल्स, नो, लास्ट ऑप्शन इज अ ड्रेस लाइक अटायर, यस दिस इज ट्रू, ये बेकर की एक पर्टिकुलर ड्रेस है। क्वेश्चन नंबर 9, द एक्सट्रैक्ट यूजेस द फ्रेज इनवाइट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट। अब आपने एग्जाम में ये ध्यान रखना है, कहीं पर आपसे करेक्ट पूछा है, कहीं पर इनकरेक्ट, तो यहाँ पे हमसे इनकरेक्ट पूछा है विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड इनवाइट्स। इसका मतलब क्या है? यहाँ सेंटर में हमें वर्ड दिया हुआ है इनवाइट, इसके साथ इनमें से किसका पेयर नहीं बनेगा? जैसे एप्लीकेशंस को इनवाइट किया जाता है, ट्रबल्स को इनवाइट किया जाता है, गेस्ट्स को भी इनवाइट किया जाता है, लेकिन जो प्रेयर्स हैं उनको हम कभी भी इनवाइट नहीं करते हैं। प्रेयर के साथ क्या वर्ड आता है? ऑफर, वी ऑलवेज ऑफर प्रेयर्स। तो इसमें से हमें इनकरेक्ट मिल गया, इनकरेक्ट है जहां पर ये टू है, प्रेयर्स वाला, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है हमें ऑप्शन बी में, दिस वन इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। अब ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सबको आता होगा। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर डिड द बेकर रिकॉर्ड हिज अकाउंट्स। जो भी सामान वो बेचता था उसका डेली बिल्स वो कहाँ पर लिखता था? चैप्टर में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। इन अ डायरी, ऑन अ कंप्यूटर, नो, ऑन द वॉल, इन पेंसिल, यस दिस इज ट्रू, इन हिज मेमोरी, क्रॉस, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, वाई डिड द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। जो बेकर और उसकी फैमिली है उन्हें कभी भी भूखे क्यों नहीं मरना पड़ा, मतलब उन्हें कभी भी बुरा वक्त क्यों नहीं देखना पड़ता था? तो फर्स्ट ऑप्शन इज दे हैव इनफ टू ईट, नो, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है। दे वर वेरी रिच, यस दे वर रिच, पर ये अप्रोप्रिएट नहीं है। दे हैड सर्वेंट्स, बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, यस दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, जो बेकिंग है उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, अ बेकर इन गोवा कैन बी आइडेंटिफाइड। अब बेकर को गोवा में कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता था? फर्स्ट इज विद हिज अटायर, ये ठीक है, हम उसको उसके कपड़ों से पहचान सकते थे। विद अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस, वो भी ठीक है। विद हिज प्लम्प फिजिक, ये भी ठीक है। लास्ट ऑप्शन है बी एंड सी। अब हमें चारों में से कोई भी एक ऑप्शन देना है, एक में हम चूज करेंगे डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें बी और सी दोनों कवर हो रहे हैं, ये बी और सी दोनों कवर हो रहे हैं, तो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, फिर से ये रिपीट हो रहा है, द रिकॉर्ड्स वर मेंटेन्ड। जो रिकॉर्ड्स बनाए जाते थे, जो वो सामान बेचता था बेकिंग वाला, उसका रिकॉर्ड डेली होता था, वीकली होता था, मंथली होता था या ईयरली होता था? इसका राइट ऑप्शन क्या है? डेली, नो, वीकली, नो, फोर्टनाइटली, फोर्टनाइटली इज 14 डेज का पीरियड, नो, तो राइट ऑप्शन इज मंथली, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट इज अ सिनोनियम, सिनोनियम मीन्स जिसका सेम मीनिंग है, ऑफ रिच।
रिच का सेम मीनिंग ढूंढना है। अब जैसे ही आप वर्ड देखोगे रिच और यहाँ पर आ गया वेल्दी, तो आप फटाफट इस आंसर को टिक कर दोगे। पर हमें ये एग्जाम में गलती नहीं करनी है, हम सारे ऑप्शंस को देखेंगे और हमसे ये पूछा गया है कि पैसेज के अकॉर्डिंग रिच का मतलब सेम मतलब कौन से वर्ड में है। तो फर्स्ट इज वेल्दी, वेल्दी का मतलब भी रिच होता है, बट ये पैसेज में यूज नहीं किया गया है, सो दिस इज रॉन्ग। टेस्टिमनी नो। प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल यूज किया गया है पर इसका मतलब रिच नहीं है। प्रॉफिटेबल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज से जहां हमें अच्छा रिटर्न मिल रहा है। लास्ट इज प्रॉस्परस, प्रॉस्परस का मतलब होता है जो सच में बहुत ज्यादा वेल्दी रिच हो। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, इसलिए आपने सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है। तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, आगे हम चलते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपको 2, 3 या 4 मार्क्स में आते हैं हमेशा ही, तो हमने उनको पॉइंट्स में किया है ताकि आपको सारे पॉइंट्स याद रहें। समटाइम्स जैसे ही आप आंसर लिखना स्टार्ट करते हो 1-2 पॉइंट आप भूल जाते हो, सो बेटर है आप कोई भी क्वेश्चन लर्न करें तो उसको पॉइंट में करें। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू द एल्डर्स इन गोवा स्टिल लव टू रिमेंबर। आज भी लोग किस चीज को याद करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द पुर्तगीज पीपल। लोग आज भी उस टाइम को याद करते हैं जब पुर्तगीज पीपल वहां पर रहा करते थे। पॉइंट नंबर 2, दे थिंक ऑफ द गुड ओल्ड डेज, दे रिकॉल देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। वो अपने बचपन की बातें याद करते हैं जब वो फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड को वहां इंजॉय करते थे। एंड लास्ट पॉइंट इज दे रिकॉल द बेकर, और वो उस बेकर को याद करते हैं कि किस तरह से वो आता था और हमारे लिए लोव्स ऑफ ब्रेड लेके आता था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द बेकर एंड हिज फैमिली ऑलवेज लुक हैप्पी एंड प्रॉस्परस। और इसी के साथ का एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये मिलते जुलते क्वेश्चन है। What do we learn about the financial condition of the bakers of Goa? अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपका जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है तो उसमें आपको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग 2 पॉइंट से लिखने हैं या फिर एक स्मॉल पैराग्राफ, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। अगर आपको क्वेश्चन के बारे में बहुत ज़्यादा आंसर आता है तो भी आप उसको 2 मार्क्स में नहीं लिखेंगे क्योंकि उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने आंसर लिया है। जो बेकर और उनकी फैमिली थी वो कभी भी स्टार्व नहीं करती थी, कभी भी भूखे नहीं मरती थी, वो हमेशा खुश रहती थी। और इस चीज़ का प्रूफ था, क्या प्रूफ था, उनकी प्लम्प फिजिक, वो दिखने में बहुत ही प्लम्प होते थे, बहुत ही फैटी होते थे, और जो उनका बिजनेस था वो भी बहुत ही प्रॉफिटेबल था। सेम आंसर हम इसमें लिख सकते हैं कि हमें कैसे फाइनेंशियल कंडीशन पता चलती है। जो बेकर्स की फैमिली थी वो बहुत ही वेल टू डू थी, बहुत अच्छा अर्न करती थी, वो हमेशा खुश रहती थी और उनकी जो आउटर अपीयरेंस है वो एक जैक फ्रूट जैसी दिखती थी। जैक फ्रूट दिखने में बहुत ही मोटा होता है। तो दे ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ब्रेड पॉपुलर इन गोवा। ये है पार्ट ए। What occasions are they associated with? This is part B. अगर आपसे क्वेश्चन 2 पार्ट्स में पूछा है तो आप उसका आंसर भी 2 पार्ट्स में ही करोगे। तो पार्ट ए, ब्रेड की कौन कौन सी वेराइटीज पॉपुलर थी। सो द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ब्रेड पॉपुलर इन गोवा आर बोल, बोलिनास, सैंडविचेस एंड केक्स। ये हमने ए पार्ट का आंसर दे दिया। बी पार्ट, on the occasions of parties, feast, marriages and engagements, these breads were used, और ये बहुत अच्छी डिमांड में होती थी। Cakes and bolinas are a must for Christmas and other festivals. तो आप यहाँ पे 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग बहुत ही लिमिटेड लिखेंगे, और अगर आपका क्वेश्चन 4 मार्क का है तो उसमें आप 1 पॉइंट और ऐड कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम चल रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे हमने एक ही किया है एंड दिस क्वेश्चन केम इन 2020। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई वर द चिल्ड्रन फैसिनेटेड बाय द बेकर, दिस इज पार्ट ए, एंड हाउ डिड दे शो देयर ईगरनेस टू सी हिम। बच्चे बेकर का इंतजार क्यों करते थे और उनकी जो ईगरनेस थी, वो उत्सुकता थी, वो इतनी ज्यादा क्यों होती थी। तो ये भी हमने पॉइंट्स में किया है। पहले हम ए पार्ट का आंसर करेंगे, बच्चे बेकर को पसंद क्यों करते थे। तो फर्स्ट पॉइंट इज, गोवा में बेकर हर रोज सुबह सुबह आता था और वो क्या लेके आता था, बड़ों के लिए लोव्स ऑफ ब्रेड एंड छोटे बच्चों के लिए ब्रेड बेंगल्स, जो कि राउंड राउंड शेप की होती थी, और बच्चे इन ब्रेड बेंगल्स को बहुत पसंद करते थे। समटाइम्स बेकर एक स्वीट ब्रेड भी लेके आता था, लेकिन बच्चे जो पसंद करते थे वो ज़्यादा पसंद करते थे ब्रेड बेंगल्स को, और इसी चीज़ के लिए बच्चे बेकर का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते थे मॉर्निंग में।
अब थर्ड पॉइंट में हम बता रहे हैं कि जो बेकर है वो कैसे आता था और उसकी आवाज़ को सुन के बच्चे कैसे जाग जाते थे। बेकर जब गोवा की गलियों में आता था तो उसके हाथ में एक बैम्बू स्टिक होता था जिससे वो झंग झंग के साउंड से सबको उठा देता था और उसकी आवाज़ सुनते ही सारे बच्चे उठ जाते थे और बेकर के पास भाग कर जाते थे। अब जो बेकर है अपनी बास्केट को ऐसे क्रिस क्रॉस करके वहाँ पर एक स्टैंड बना लेता था। तो सारे बच्चे क्या करते थे, इसमें झांकने के लिए तरह तरह की चीज़ें लेके आते थे ताकि वो इसकी बास्केट में झांक सकें। क्या देखने के लिए, क्योंकि इसमें तरह तरह के यहाँ पर ब्रेड्स हैं, बच्चों के लिए ब्रेड बैंगल्स हैं। लास्ट पॉइंट में हम बताएंगे कि बच्चों को कितना क्रेज़ होता था बेकर के लिए। बच्चे इतने ज़्यादा उत्सुक होते थे बेकर को देखने के लिए कि वो ब्रेड बैंगल्स को खाने के लिए नींद से उठकर सीधा बेकर के पास आ जाते थे और वो अपने टीथ भी ब्रश नहीं करते थे। और जो बेकर है वो भी बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आता था। वो एक तरह से उनका फ्रेंड था, कंपेनियन था और उनका गाइड था। तो यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन का एंड कर रहे हैं। तो हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए और लॉन्ग क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। सो दिस इज द एंड। हम यहाँ पर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पार्ट 1 खत्म कर चुके हैं। इसी तरह से हम पार्ट 2 कुर्ग, पार्ट 3 टी फ्रॉम असम भी कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।